नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिर हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। आज शो में कौन कौन सी खबरें क्या क्या खास है सब पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन इसके पहले फटाफट अंदाज में आज की खबरों को देखिए। पहली खबर, विपक्ष की ऐसी बयानबाजी से जिसको लेकर नॉर्थ साउथ की सियासत तेज हो गई है। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान पर किस तरह से हंगामा मचा है और नॉर्थ साउथ की सियासत को कैसे बहुत पहले से धार दी जा रही है, इसको आपको विस्तार से समझाएंगे। दूसरी खबर, लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर पर दिया गया बयान जिससे लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। किस तरह से पीओके को लेकर शाह ने कांग्रेस को घेरा वो भी आपको बताएंगे। और तीसरी खबर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस क्या है, आज क्या क्या हुआ, किस तरीके से जीते हुए सांसदों ने इस्तीफा दिया, सबकी खबर देंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे नॉर्थ साउथ की सियासत से। नॉर्थ साउथ की सियासत क्या है, आखिर बयानबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि हार की बौखलाहट में कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के साथी बेतुके बयान दे रहे हैं। क्या भारत और इंडी गठबंधन के घटक दल नॉर्थ और साउथ वाला डिवीजन कर अपना सियासी हित साध रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं के साथ इंडी अलायंस के नेता जैसे बयान दे रहे हैं उससे तो यही सिद्ध होता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे बयानों पर गांधी परिवार की चुप्पी। तो क्या राहुल गांधी का मौन ऐसे बयानों का समर्थन है? डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान के बाद सनातन धर्म के अपमान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा कि भाजपा की ताकत सिर्फ हिंदी हार्टलैंड में है जिसे गौमूत्र स्टेट कहते हैं। क्या यह अचानक से दिया गया बयान है या बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा? सबसे पहले वो बयान जिससे एक बार फिर नॉर्थ साउथ डिवीजन वाली राजनीति पर हंगामा मचा है। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. So having the reservation bill into confidence. So we should first look into the history. वायनाड का आपको राहुल गांधी जी का बयान निकालना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना ये दिखाता है कांग्रेस के लोग एक बार नहीं अनेक बार, इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की। उसके बाद एक के बाद दूसरे कांग्रेस नेता ने कहा, फिर कांग्रेस के समर्थक डीएमके ने कहा, फिर कांग्रेस के अन्य समर्थक दलों ने कहा, इंडी गठबंधन के लोगों ने, जिनको घमंडिया गठबंधन कहा गया, उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस का डीएमके के साथ रहना जरूरी है? अगर डीएमके ने एक बार नहीं बार बार ये बयान दिए हैं तो क्या मजबूरी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की और कांग्रेस की कि इनके साथ रहना जरूरी है? देश को स्पष्ट करें। आखिरकार ये सीधे तौर पर स्पष्ट होता है कि ये इन दोनों ने मिस्टर राहुल जी और सोनिया जी ने सीधे तौर पर आशीर्वाद दिया है अपने गठबंधन के नेताओं को, देश को तोड़ने का जो बीज बोना है उसके लिए। उधर नॉर्थ साउथ वाली ये डिबेट 3 दिसंबर के बाद से क्यों शुरू हो रही है, इसे समझिए। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर एक कमेंट लिखा है, दक्षिण उत्तर सीमा रेखा गहरी और स्पष्ट होती जा रही है। अब सोचिए कि अगर ये लिखा गया है तो इसके पीछे का मतलब क्या है? क्या दक्षिण की सोच और उत्तर की सोच में अंतर आ रहा है? क्या दोनों के बीच एक अजीब सी स्थिति हो रही है? वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम का बयान भी जहर घोलने वाला है। उन्होंने 3 दिसंबर को ही चुनावी नतीजों के दिन ट्वीट करके लिखा, साउथ। दरअसल कार्ति चिदंबरम ने अपने पोस्ट में सिर्फ द साउथ लिखा।
अब साउथ लिखा है, लेकिन इस एक शब्द का मतलब बहुत गहरा था। भले ही कार्ति चिदंबरम ने सवालों पर कहा कि उन्होंने केवल दक्षिण लिखा था और समझ नहीं आ रहा है कि लोग इस पर इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर समझेंगे तो इसका मतलब साफ तौर पर नॉर्थ और साउथ से है। वहीं कांग्रेस तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की ताजपोशी की तैयारी कर रही है, लेकिन यही रेवंत रेड्डी नॉर्थ साउथ वाले डिवीजन को लेकर कई बार तल्ख बयान दे चुके हैं। एक मीडिया डिबेट में उन्होंने केसीआर को बिहार का कुर्मी बताकर उनका अपमान किया था। साथ ही कहा कि मेरा डीएनए तेलंगाना का है, जबकि केसीआर का डीएनए बिहार का है। वो कुर्मी हैं, वो बिहार की कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं, जो पलायन करके आंध्र प्रदेश के विजयनगर आए और फिर वहां निजाम के साथ उन्होंने काम किया। इस क्रम में रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहार का डीएनए से तेलंगाना का डीएनए बेहतर है। आप मेरे 10 पीढ़ियों को ढूंढिए, हम तेलंगाना के ही हैं। अब जरा सोचिए, रेवंत रेड्डी कल तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल नॉर्थ साउथ वाली इस डिबेट के बीच कुछ लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या उत्तर भारत और बिहार का अपमान करने का इनाम रेवंत रेड्डी को दिया जा सकता है। वहीं उत्तर भारत की स्थिति, नॉर्थ साउथ की सियासत को लेकर राहुल गांधी क्यों सवालों के घेरे में हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले आपको बताते हैं कि लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर भारत के किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और क्यों उत्तर भारत ज्यादा ताकतवर है। हिमाचल प्रदेश 4 लोकसभा की सीटें, हरियाणा 10, उत्तर प्रदेश 80, उत्तराखंड 5, पंजाब 13, राजस्थान 25, मध्य प्रदेश 11, बिहार 40, छत्तीसगढ़ 11, झारखंड 14, दिल्ली 7 और जम्मू कश्मीर 6 और इसके साथ एक सीट चंडीगढ़ की। इसलिए उत्तर भारत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दक्षिण की स्थिति क्या है। आपको दक्षिण भारत की स्थिति भी बता देते कि वहां पर कितनी लोकसभा की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 25, कर्नाटक में 28, केरल में 20, तमिलनाडु में 39 और तेलंगाना में 17, लक्षद्वीप में 1 और पांडुचेरी में 1। यह साउथ की स्थिति है। इसलिए क्या यह नॉर्थ और साउथ जैसी बहस हो रही है। नॉर्थ साउथ के बीच खाई पैदा करने वाली यह डिबेट राहुल गांधी के एक बयान को लेकर भी काफी जोर पकड़ रही है। राहुल परिवार राहुल गांधी की अमेठी में हार की टीस को नहीं भुला पाया। राहुल गांधी जब हार के बाद वायनाड पहुंचे तो एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरा देश हैरान रह गया। राहुल गांधी ने वायनाड जाकर क्या कहा वो देखिए। वो कहते हैं कि पहले 15 साल में उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग अलग राजनीति की आदत हो गई है। मेरे लिए केरल लाना एक नया अनुभव था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार भी करते हैं। ये खुद राहुल गांधी ने लिखा। इसी प्रकार महिलाओं के अधिकारों पर बात करते हुए राहुल गांधी ने नॉर्थ साउथ वाला राग अलापना शुरू कर दिया। वो कहते हैं, मेरा मानना है कि जिस तरीके से भारतीय महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है उसमें काफी सुधार हो सकता है। ये उल्लेखनीय है कि इस मामले में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारतीय महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है। वो तुलना कर रहे हैं दक्षिण और उत्तर की, वहां की परिस्थितियों की, साथ में महिलाओं की भी, और उसका जिक्र करते हुए ने पहले भी बात कही है जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो भारतीय राजनीति जा कहां रही है। देश एक है, सोच एक है और यह कहा जाता है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, लेकिन राजनेताओं के बयानों में यह कैसी विविधता है, यह कैसी एकता है कि वो अपने बयानों के जरिए देश को अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। अब आप राहुल गांधी का यह बयान भी देखिए और समझिए आखिरकार राहुल गांधी के कहने का मतलब क्या है। अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहां की महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार होता है उसे देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसके कई सांस्कृतिक उदाहरण हैं, लेकिन तमिलनाडु उन राज्यों में शामिल है जहां महिलाओं के साथ बेहतर व्यवहार किया जाता है। ये राहुल गांधी कहते हैं तमिलनाडु की महिलाओं के साथ। यानी फिर से उत्तर और दक्षिण
तो क्या आने वाले समय में ये देश के लोग इस देश की तस्वीर को उत्तर और दक्षिण के तौर पर देखेंगे? क्या आने वाले समय में भारतीय राजनेताओं की राजनीतिक रैलियों में उत्तर और भारत की जो बहस है, जो बयानबाजी है, वो और तेज होने वाली है? क्या संसद में भी यही स्थिति दिखाई देगी? ठीक इसी प्रकार उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के गांवों के बीच भी खाई पैदा करने की कोशिश की। गवर्नेंस की बात करते हुए उत्तर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। अगर आप दक्षिण भारत के राज्यों पर नजर डालें तो वहां उत्तर भारत के राज्यों से बेहतर काम हो रहा है। वहां सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में पंचायत और निचले स्तर की संस्थाओं से भी शक्ति का संतुलन बदलने लगा है। ये किसने कहा? ये राहुल गांधी ने कहा। यानी कि यहां भी उत्तर और भारत के बीच, यानी कि एक भारत की अनेक विशेषताओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं और उन विशेषताओं में भी वो मूल्यांकन कर रहे हैं दक्षिण और उत्तर का। यानी एक लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत तो एक है, लेकिन भारत के दो भाग हैं। एक भाग दक्षिण बेहतर है और दूसरा भारत उत्तर कई मामलों में कमजोर है। जाहिर है कि राहुल गांधी को जो लोग अपना नेता मान बैठे हैं, उनकी जुबान और बोली पर भी ऐसे ही राग नजर आ रहा है। अब ऐसे ही कुछ और बयान भी आपको दिखाते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि दक्षिण भारत से ही आते हैं, उनके बेटे और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री प्रियंक खड़गे का बयान एक बार फिर देख लीजिए। कैसे वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या आपने कर्नाटक के किसी युवा को यह कहते सुना है कि वो काम के लिए उत्तर प्रदेश जा रहा है? जबकि मैं आपको कई लोग दिखा सकता हूं जो नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से कर्नाटक आते हैं। हमारा सामाजिक ढांचा ही ऐसा है कि हिंदी पट्टी के लोग दक्षिण भारत नौकरी के लिए आते हैं, लेकिन हमारे यहां से कोई वहां नहीं जाएगा। अब इस बयान को आप कैसे लेते हैं? क्या दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में आपको नौकरी करते नहीं दिखाई देते? क्या दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के तमाम इलाकों में आपको काम करते हुए दिखाई नहीं देते, व्यापार करते हुए दिखाई नहीं देते? और अगर नहीं दिखाई देते और दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में नहीं होते, तो फिर उत्तर भारत में इडली और डोसा क्यों फेमस होता? एक सामान्य सी बात है, सामान्य ज्ञान की बात है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो इस देश के नेता नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है। राजनीति कब होती है? बांटने से होती है, और बांटने से फायदा होता है, क्योंकि देश को बांटने वाला इसी प्रकार का बयान गांधी परिवार के करीबी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने भी दिया। उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि आप उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश जैसे सूबों में लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन कर्नाटक में यह आसान नहीं है। तो D शिव कुमार ये कहना चाहते हैं कि उत्तर भारत के लोग मूर्ख होते हैं और दक्षिण के लोग ज्यादा समझदार होते हैं। अब सोचिए ये कैसी बहस है। लेकिन गांधी परिवार की मौजूदगी में हिंदी पट्टी के लोगों का अपमान का सिलसिला लगातार जारी है। तभी राहुल गांधी मौन रहकर इसका समर्थन भी कर रहे हैं, तो कभी वोट बैंक के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा चुप्पी साध लेती हैं। ऐसा ही बयान पंजाब का है, जब पूर्व CM और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने शर्मनाक बयान दिया था। खास बात यह है कि खुद प्रियंका इस बयान के दौरान मौजूद रही। वो कुछ नहीं बोली, हंसती रही। कैसे? खुद देखिए।
अब इस प्रकार के अनगिनत उदाहरण हैं जो देश के भीतर खाई पैदा करने के लिए काफी हैं। वो चाहे ओबीसी के नाम पर जातियों को बांटना हो, सनातन उन्मूलन की बात पर धार्मिक भेदभाव पैदा करना हो, या फिर क्षेत्रीय खाई पैदा करना हो, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आता है। क्या ये सारे बयान निजी कैपेसिटी में दिए गए या इनको गांधी परिवार की सहमति हासिल है? इंडिया गठबंधन के कुछ बंटवारा पॉलिटिक्स वाले बयान वीरों का जिक्र भी यहां पर जरूरी है। उत्तर भारत के छात्रों की वजह से तमिलनाडु में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। किसने कहा? इन भाई साहब ने कहा, जिनका फोटो सामने लगा हुआ है। क्या ऐसे बयान दिए जाने चाहिए? डीएमके के एक और सांसद आरएस भारती, उन्होंने उत्तर भारतीयों के लोगों के लिए क्या कहा, वो भी आपको देखना जरूरी है। उत्तर भारतीय राज्यों के लोग मूर्ख होते हैं। अब बताइए, इनके पास कौन सी मशीन है, ऐसी कौन सी मशीन है जिस मशीन के जरिए ये समझ पा रहे हैं कि उत्तर भारत के लोग मूर्ख होते हैं? अब क्या कहा जाए इनकी सोच को लेकर? क्या उत्तर भारत में राज्य नहीं है? क्या उत्तर भारत विकास की ओर अग्रसर नहीं है? क्या उन राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर नहीं है? वो दक्षिण भारत से क्या बहुत ज़्यादा कमतर है? तमाम जो राज्यों का पैमाना है या राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाओं के लिए पुरस्कृत किया जाता है, क्या उसमें उत्तर भारत नहीं है? चाहे वो जल जीवन मिशन हो या सड़कों की योजना हो या तमाम शहरों की सुंदरता हो, उसमें केंद्र सरकार उनको पुरस्कृत नहीं करती है, उनको पुरस्कार नहीं देती है। सारे पुरस्कार क्या दक्षिण भारत में चले जाते हैं? ये अजीब सी बहस है। वहीं डीएमके के एक और नेता हैं जो इस पूरी सूची में शुमार हैं। कनिमोझी ने क्या कहा वो भी आपको देखना होगा। तमिलनाडु जैसे राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बेहतर काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। यही वजह है कि वहां की आबादी तेजी से बढ़ रही है। अब उत्तर प्रदेश में कितने तमिलनाडु बनेंगे, इसका आकलन शायद इन्होंने नहीं किया होगा। कर लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है, ये कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं, कई सालों से संसद में बैठती आ रही हैं। इनके बहुत अच्छे मित्र बिहार के सांसद भी हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद भी हैं। कभी उनके साथ घूमने ही चली जाती, एक बार उसके क्षेत्रफल को समझ लेती, उसमें ये भी समझ लेती कि लोकसभा की कितनी सीटें आती, और ये भी समझ लेती कि उत्तर प्रदेश ही तो है जो केंद्र की सत्ता का रास्ता बनाता है। तमाम सारी बात है, लेकिन इन सब के बीच हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने किरण रिजिजू से खास बात की। वो क्या कहते हैं, सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साहब हैं। रिजिजू साहब, जिस तरह से सेंथिल का जो बयान है उसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, अब तो साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी, डीएमके, ये सारे लोग देश को बांटने के लिए दक्षिण भारत, उत्तर भारत, नॉर्थ साउथ डिवाइड कर रहे हैं। अब बिहार को तेलंगाना से डिवाइड कर रहे हैं। ये जो मुख्यमंत्री नाम जिसको घोषित हुआ है, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि अगर वो हार गया चुनाव तो फिर देश को वो कैसे बांटने का काम करोगे? ये नया नहीं है। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, और जिन्होंने भारत को टुकड़ा करने के लिए कहा, या नॉर्थ ईस्ट को चिकन नेक से काट करके नॉर्थ ईस्ट को अलग करने के लिए कहा, उन लोगों के साथ में कांग्रेस खड़े रहते हैं। मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत एकजुट मजबूत भारत का नींव रख करके आगे चल रहे हैं, और देश मोदी जी के साथ ही चलेंगे। लेकिन ये सेंथिल, उन्होंने माफी मांग लिया है आखिरकार स्टालिन के। काफी दबाव का वो नहीं ना, माइंडसेट का। आप लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे आपने राहुल गांधी का भी बयानबाजी देखा होगा कि तमिलनाडु में जाएंगे, कह देंगे कि तमिल अलग है, कश्मीर में जाएंगे कहेंगे कि आप देश से अलग है, आप कश्मीरी का अपना आपका कैरेक्टर है। तो हर जगह जाकर के वो बांटने वाला बात करते रहते हैं। तो राहुल गांधी से ज्यादा तोड़ने का काम कौन कर रहा है देश में? तो वो तो सब देख रहे हैं, उनका जैसे बयानबाजी कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर में हो या पार्लियामेंट के बाहर, कंटिन्यूसली वो देश के जो विरोध में काम करने वाले के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़े रहते हैं। तो इसको तो देश वाला देख लिया, देश के लोग जानते हैं। अब INDIA का जो गठन हुआ है उसी का घटक है डीएमके। वो तो फ्रस्ट्रेशन में गठन जो उन्होंने किया है कि इंडी अलायंस करके,
वो पूरे के पूरे जो टुकड़े टुकड़े गैंग लोग जैसे भाषा करते हैं वैसे ही भाषा ये लोग बात करते हैं, ये इंडिया अलायंस वाला। तो उसमें क्या फर्क है इनके बीच में? ये तो दिखा, अफसोस है। हम लोग अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग प्रदेश से आते हैं, मगर एक भारत है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत मोदी जी का नारा है, तो उसी नारा के साथ हमको चलना है आगे। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।